ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 18 होगी, अवश्य होगी क्रांति। सामाजिक दायित्व को निभाने में युवाओं की अग्रणी भूमिका है। आज के दौर में परंपराओं के परिवर्तन के लिए युवा विवेक चाहिए। प्रथा प्रचलनों की फिर से पड़ताल होनी जरूरी है। अंध मान्यताओं, मूढ़ताओं एवं कुरीतियों के कुचक्र को युवा साहस ही तोड़ सकता है। समाज में ऐसी कई विकृतियां हैं जिनके विषाणु इंसानी अस्तित्व को नष्ट करने पर तुले हैं। न जाने कितनी जातियां, वर्ग एवं क्षेत्र सामाजिक मूर्ताओं के कारण पिछड़ेपन के पंख में फंसे हैं। उन्हें अभी तक नए ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं मिल सका है। इस आलोक के अवतरण को युवा पुरुषार्थ ही संभव बना सकता है। एक बार साहस भरे कदम उठें तो संभावनाएं स्वयं साकार होने लगेंगी। बस जरूरत शुरुआत करने की है, फिर तो असंख्य अनुगामी चल पड़ेंगे और सार्थक सामाजिक परिवर्तन नजर आने लगेगा। पंजाब प्रांत के नवयुवक राजेंद्र सिंह ने ऐसी ही अनोखी शुरुआत स्वयं से की। दहेज लेने और खर्चीली शादी की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़कर स्वयं तोड़ा। घर वाले और सगे संबंधी उनके इस कदम के सख्त खिलाफ थे। ससुराल पक्ष के लोगों को उनके इरादे में अपनी तौहीन नजर आ रही थी, पर राजेंद्र सिंह का मन मजबूत था। उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी सोनल से बात की, उसे अपने उद्देश्य एवं आदर्श समझाएं। युवा सोनल को उनकी बातें समझ में आईं। राजेंद्र सिंह का मत स्पष्ट था, न तो दहेज और न ही खर्चीली शादी। ससुराल पक्ष का कहना था कि नकद रकम न सही, पर आवश्यकता का सामान या फिर स्त्री धन के रूप में थोड़ा बहुत ही स्वीकार करना चाहिए। पर राजेंद्र सिंह को दहेज का ऐसा कोई प्रच्छन्न रूप स्वीकार न था। साथ ही उन्हें यह मंजूर न था कि विवाह बारात के तामझाम के नाम पर हजारों लाखों फूंके जाए। सो बस अपने 7 मित्रों के साथ उन्होंने साइकिल से वधू पक्ष के घर जाने का निश्चय किया। इस अनूठी बारात को देखकर लोग काफी हैरान हुए, पर राजेंद्र सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब की साक्षी में अपने विवाह की रस्में पूरी की। भोजन आदि की व्यवस्था भी उन्होंने साधारण ही करवाई। उनका यह विवाह सभी अर्थों में आदर्श और प्रेरक रहा। अनेक पत्र पत्रिकाओं ने इसे प्रकाशित करते हुए लिखा, जहां जन सेवा का स्वांग रचाने वाले मंत्री एवं नेता अपने बेटे बेटियों की शादी में करोड़ों फूंक डालते हैं, वहीं राजेंद्र सिंह की शादी और सादगी के समन्वय ने समाज में जन प्रेरणा का काम किया। लोग सोचने के लिए मजबूर हुए कि वाकई खर्चीली शादियां मनुष्य को दरिद्र एवं बेईमान बनाती हैं। उत्तर प्रदेश की
20 वर्षीय युवती अरुणा के साहस ने उपस्थित सभी जनों को तब हैरान कर दिया जब विवाह मंडप छोड़ते हुए यह साफ बता दिया कि वह किसी भी कीमत पर दहेज के लोभियों के साथ शादी नहीं करेगी। उसके इस कदम से मायके वाले हैरान थे और बारात लेकर आए हुए दूल्हा और बाराती भौचक। पर अरुणा के इरादे दृढ़ थे। उसने स्पष्ट कह दिया, नहीं का मतलब नहीं। मैं दहेज की प्रक्रिया एवं परंपरा को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। बारात को वापस उल्टे पांव लौटकर आना पड़ा। अरुणा फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई। आज वह एमएससी एवं बीएड करके शिक्षिका है। शिष्ट, शालीन एवं दृढ़ संकल्पवान इस लड़की के घर वालों को अपनी बेटी पर गर्व है। वह कहते हैं कि शुरू में तो थोड़ी परेशानी हुई थी, पर आज मेरी बेटी की सब जगह प्रशंसा होती है। उसकी शादी के लिए कई योग्य रिश्ते भी आ रहे हैं। ईश्वर की कृपा होगी तो बहुत जल्दी ही मेरी बेटी का घर बस जाएगा, वह भी आदर्श रीति नीति से। सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने वाली संस्था दिशा के कार्यकर्ता केशवानंद तिवारी अपने युवा साथियों के साथ कई उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। उनकी पत्नी जाह्नवी का कहना है कि प्रारंभिक दिनों में मुझे अपने पति से कई शिकायतें थी, परंतु बाद में जब मैंने इनके काम को देखा तो बस इन्हीं की डगर पर चल पड़ी। सामाजिक बदलाव के बहुपक्षीय कार्यों में संलग्न दिशा में जाह्नवी को कई तरह के सामाजिक कार्यों को जानने समझने का अवसर मिला। यहाँ उन्हें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने और रचनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सुंदर अवसर प्राप्त हुए, लेकिन समय समय पर कई खतरे भी सामने आते रहे। ये कहती हैं कि जब इन्होंने पठेड़ गांव में एक शराब के ठेके को हटाने का आंदोलन शुरू किया तो उन्हें उनके छोटे छोटे बच्चों को अगवा किए जाने की धमकियां मिली, लेकिन इसकी परवाह किए बिना ये अपने साथियों के साथ सामाजिक दायित्वों को निभा रही हैं। पर्वतीय इलाके के युवा भी अपनी सामाजिक रूढ़ियों से जूझने का उल्लेखनीय संघर्ष कर रहे हैं। राकेश देवराड़ी, कृष्ण कुमार सेमवाल, अनिल रावत, ममता पुरोहित, सरिता नेगी, शमा और उनके अनेक युवा साथियों ने उत्तरांचल के पर्वतीय इलाकों में दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन की बयार बहानी शुरू की है। इनका कहना है कि प्राचीन समय में समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए, इसे ढंग से चलाने के लिए कई तरह की प्रथाएं व व्यवस्थाएं बनी थी, लेकिन कालांतर में इन प्रचलित प्रथाओं परंपराओं का रूप विकृत हो गया है। इस विकृति का निवारण होना ही चाहिए। इनमें से ममता पुरोहित कहती हैं, पहाड़ों में दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, कारा प्रथा
एवं ऐसी कई और कुरीतियां प्रचलित हैं जिनको मिटाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें इसमें सफलताएं भी मिल रही हैं। महिला संगठन जननी ने युवा महिलाओं की अगुवाई में नर और नारी एक समान के सूत्र की सार्थकता सिद्ध करने वाली कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की है। ऐसी ही एक परियोजना जिसकी शुरुआत 2003 में हुई, इसका नाम है लिबर्टी प्रोजेक्ट। इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर भावना चावला युवा महिला कार्यकर्ता है। इनका कहना है कि गांव, कस्बों और शहरों में कई समाज सेवी संस्थाएं महिला उत्थान के लिए काम कर रही है। इनके द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव में पापड़, अचार बनाने और कस्बे, महानगरों में ब्यूटिशियन का कोर्स या सिलाई, कढ़ाई जैसे काम सिखाए जाते हैं। पर हम लिबर्टी प्रोजेक्ट के द्वारा कुछ नया कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हैं पौरोहित्य कर्म, जिसमें अंतिम संस्कार कराना भी सिखाया जाता है। हमारा मानना है कि जब जीवन का प्रारंभ जननी से होता है तो अंत जननी से क्यों नहीं। इस प्रोजेक्ट द्वारा प्रशिक्षित महिलाएं अंतिम संस्कार कराने में निष्णात है। वे बड़े इम्तिनान और स्वाभिमान के साथ अंतिम संस्कार के साथ अन्य कर्म संपन्न करा रही है। उनका यह कार्य समाज में एक नए परिवर्तन का संदेश और संकेत है, परंतु यह संख्या अभी कम है। भारत जैसे विशाल देश और बड़ी आबादी तथा अनगिनत रीति नीति, प्रथा, परंपराओं वाले समाज के अनुरूप सामाजिक दायित्व को निभाने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक होनी चाहिए। अपना विचार क्रांति अभियान पिछली अर्ध शताब्दी से भी अधिक समय पहले से युवाओं को इस कार्य के लिए आवाज देता रहा है। आज भी इसके आह्वान के स्वर भारत की धरती में ध्वनित है। युवा इसे सुने और आगे बढ़ें। उनके पराक्रमी पगों से ही समाज परिवर्तित होगा और प्रकृति, पर्यावरण में एक नई सुरभि महकेगी। प्रकरण 18 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ, प्रकरण 19। जरूरत है फिर युवा भागीरथों की। प्रकृति एवं पर्यावरण के लिए जागरूक होना और जागरूक करना युवाओं का युग धर्म है। पिछले कुछ दशकों से प्रकृति व पर्यावरण के प्रति हमारा व्यवहार विरोधी हो गया है। हमने प्राकृतिक संसाधनों का केवल दोहन एवं दुरुपयोग किया है। इनका संवर्धन करने की कोई जिम्मेदारी हमने नहीं निभाई। निरंतर किए गए हमारे प्रकृति विरोध आचरण ने अब प्रकृति को विद्रोही बना दिया है। गौ माता की तरह कभी पालन पोषण करने वाली प्रकृति अब क्रुद्ध सिंह की तरह सबकी जान लेने पर उतारू है। असंतुलित पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाओं की भरमार
इसी का परिणाम है। सूखे, अकाल का प्रकोप, बाढ़ की विभीषिकाएं, भूकंपों के श्रृंखलित आघात, क्षण क्षण रंग बदलने का गिरगिटी करिश्मा दिखाते मौसम, प्रकृति के इन्हीं विद्रोही तेवरों को दर्शाते हैं। इन तेवरों को शांत करने के लिए समर्थ प्रयास युवाओं को ही करने पड़ेंगे। उन्हें ही अतीत में किए गए प्रकृति विरोधी कार्यों का परिमार्जन करना पड़ेगा। अपने पूर्वज सगर पुत्रों के महापाप को युवा भागीरथ ने ही धोया था। उन्होंने प्रचंड तप कर गंगावतरण का जो दुस्साध्य कार्य किया, उससे उनके अपने पूर्वजों समेत सभी मानवों के पाप धुल गए। माता गंगा की जल धाराएं सूखी पड़ी धरती को सींचने लगी। बंजर भूमि में हरियाली लहराने लगी। कुछ ऐसा ही चमत्कार इन दिनों करने की मांग है। राष्ट्रीय पर्यावरण एवं प्राकृतिक असंतुलन की दुर्दशा को देखते हुए देश के युवाओं को कुछ ऐसे ही साहसिक कार्य करने पड़ेंगे। कुछ साहसी जन इसे कर भी रहे हैं। इन्हीं में से एक स्मरणीय नाम है दामोदर सिंह राठौर का, जिन्होंने अपना उपनाम वनवासी रख लिया है। उन्होंने युवावस्था में ही सरकारी नौकरी छोड़कर 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। तब उनकी यह बात सभी को मजाक लगी थी, लेकिन कई दशकों के उनके पुरुषार्थ के बाद जब उनका यह संकल्प 361 हेक्टेयर भूमि पर जैव विविधता की मिसाल बनकर सामने आया, तो उन्हें सम्मानित करने की होड़ लग गई। अब उत्तरांचल के जनपद पिथौरागढ़ के डीडी हाट क्षेत्र के लोगों को लगने लगा है कि उन्होंने वनवासी के भगीरथ संकल्प और पर्यावरणीय दृष्टि को पहचानने में गलती की थी। करीब 100 से अधिक प्रजातियों वाला यह सघन वन आज न केवल स्थायी आबादी का ईंधन, लकड़ी, चाय पत्ती एवं बिछावन पत्ती उपलब्ध करा रहा है, वरन संपूर्ण क्षेत्र के जल स्रोतों में पानी का संचार कर रहा है और लुप्त होती वनस्पतियों, औषधि पौधों तथा वन्य जीवों को आश्रय प्रदान कर पर्यावरण प्रकृति के विकास का आदर्श मॉडल बन गया है। करीब 3 दशक पहले नौकरी छोड़कर पेड़ लगाने व जंगल बनाने की उनकी बात सुनकर परिवार के लोगों ने उन्हें दुत्कार दिया था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और पत्नी को लेकर सानदेव से 3 किलोमीटर दूर आश्रम बनाकर स्मृति वन लगाने में जुट गए। बिना किसी आर्थिक मदद के अपने बलबूते विकसित वनवासी के जंगल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उच्च तथा मध्यम ऊंचाई पर पाई जाने वाली सभी वनस्पति प्रजातियों के साथ ही अनेक लुप्त होते पेड़ों, औषधि वनस्पतियों एवं वन्य जीवों के अतिरिक्त परंपरागत कुटीर उद्योगों में उपयोगी तथा अंगू जैसे बहुमूल्य एवं चाय जैसी व्यावसायिक प्रजातियों को सुरक्षित किया गया है। इस वन की बदौलत आज यहाँ
प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जिसमें एक पवन चक्की चलाने लायक पानी है, मछली पालन के लिए तालाब, अंगूरा खरगोश, दूध के लिए गाय तथा कुटीर उद्योग के लिए रिंगाल, चाय की झाड़ियां और जंगल तथा जंगली फल फूलों व सब्जियों की भरमार है। वनवासी ने सिद्ध कर दिया है कि अच्छे प्राकृतिक वनों से ही गांवों का स्थायी विकास एवं पर्यावरण रक्षण किया जा सकता है। इतना सब करने के बाद भी वनवासी अपना संकल्प भूले नहीं है। 19 लाख पेड़ लगाने के बाद अब उन्होंने अंगू एवं सीलिंग जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों के पौधे तैयार कर इन्हें संपूर्ण क्षेत्र में फैलाने का बीड़ा उठाया है। वे विद्यालयों को सीलिंग के पौधों का वितरण कर रहे हैं। आज उनके पास 10,000 पौधे तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण युवाओं का संगठन हिमालय ग्रीन कॉर की स्थापना की है, जिनमें अभी 22 सदस्य हैं। वनवासी से प्रेरित होकर यहाँ के युवा और अन्य लोग जंगलों के संरक्षण में रुचि ले रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवक चौबाटी क्षेत्र में पौधशाला बनाकर अंगू, बोझ, फल्यांट, तीमूल, काफल, सीलिंग एवं ऐसे ही अनेकों दूसरी जड़ी बूटियों के पौध तैयार कर रहे हैं और पौधे बेचकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने यौवन को खपा देने वाले दामोदर सिंह राठौर के प्रयासों को देखकर लोग स्वीकार करने लगे हैं कि सरकारी एवं विदेशी सहायता से करोड़ों रुपये की धनराशि खर्च करने के बावजूद लगाए गए जंगल ऐसी मिसाल पेश करने में नाकाम रहे हैं। इस अकेले व्यक्ति का यह जीवन समूचे देश के लिए अनुकरणीय है। युवा पीढ़ी को इनका अनुकरण करना भी चाहिए, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण में फिर से प्राण पर्जन्य की वृष्टि कराई जा सके। उत्तरांचल के एक और व्यक्ति वंशीधर भट्ट भी पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में युवाओं की प्रेरणा है। गोपेश्वर के वंशीधर भट्ट को वहां के युवा अपने रोल मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं। उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की ठानी और उन पर नकदी फसल लगाकर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। आज इनके प्रयास को समाज का हर वर्ग स्वीकारने लगा है। निसंदेह इनके कामों को देखकर कहा जा सकता है कि जीवट हो तो विकलांगता आड़े नहीं आती। इन्होंने अपने काम की शुरुआत सगर गांव की बंजर जमीन से की। अपनी निष्ठा एवं लगन से उन्होंने इस जमीन को नकदी फसलों से लहलहा दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिना किसी प्रेरणा व प्रोत्साहन के
ये इतना बड़ा काम कर दिखाएंगे। आज इनके प्रयासों को देख आसपास के गांवों के लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं। अब उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए लोग भी आने लगे हैं। इसका नतीजा यह है कि ग्रामीण युवा विकास समिति भी इनका अनुगमन करने के लिए तैयार है। इनकी मेहनत का नतीजा है कि अब यह स्थानीय बाजार को स्थानीय जैवीय सब्जियां उपलब्ध करवाने लगे हैं। यही नहीं, इनके उद्यान में कई बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिला हुआ है। गोपेश्वर की चकाचौंध से 6 किलोमीटर दूर सगर गांव में यह एक नए इतिहास का पन्ना लिख रहे हैं। उनकी न कोई संस्था है और न किसी तरह की सरकारी सहायता। इसके बावजूद इनके साहस और धरती को हरा भरा करने के अभियान ने भावी युवा कर्णधारों को एक नई दिशा दी है, जो कि एक मिसाल है। युवा साहस वही है जो किसी असंभव को संभव कर दिखाए, फिर यह जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यदि युवा जुट पड़े तो प्राकृतिक शक्तियों के ढेरों अनुदान मनुष्य को फिर से मिल सकते हैं। फिर से धरती पर मन भावन वसंत विहंस सकता है। फिर ऋतुएं रुत का अनुगमन करने वाली हो सकती हैं। हवाओं में फिर से महक घुल सकती हैं। जल स्रोत फिर से अमृत प्रवाहित करने वाले हो सकते हैं और धरती फिर से सस्य श्यामला हो सकती है। लेकिन यह होगा तभी जब देश के युवा पर्यावरण प्रकृति के प्रति जागरूक हों। यह किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि संपूर्ण धरती के जीवन मरण का प्रश्न है। देश की प्राकृतिक समृद्धि इसी पर टिकी है। इसके लिए युवाओं को बहुत कुछ करना है, भले ही इसके लिए देश की राजनैतिक चेतना को क्यों न झकझोरना पड़े। प्रकरण 19 समाप्त।